Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट हो रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है हमारा, उसमें भी हम आज बिल्कुल बेसिक बातों की चर्चा करेंगे, है ना। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में जो डिस्कशन किया था वो बायोलॉजी के बेसिक बातों के बारे में किया था कि बायोलॉजी क्या है, टर्म बायोलॉजी किसने दिया, और भी जो भी बेसिक बातें हैं उन्हें हम लोगों ने देखा, ठीक है, उन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। तो उसी तरह से सेल को समझने से पहले कुछ बेसिक बातों का जान लेना ज़रूरी है ताकि चैप्टर में हमारा इंटरेस्ट बना रहे और पढ़ने में अच्छा लगे, मज़ा आए। ओके, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो हमारे पास, है ना। ओके, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा जो इंट्रोडक्शन है सेल का कहता है। तो इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट एग्जिबिट एंड इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। देखो, ये लाइन हम काफ़ी बार पहले भी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में कि इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब जितने भी जीवित प्राणी आप देख रहे हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं या मैक्रोस्कोपिक हैं, जिन्हें हम देख पा रहे हैं या नहीं भी देख पा रहे हैं और जिनमें कहीं ना कहीं जीवन है, जान है, वो सभी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका ही है, वो सेल ही है ना। ये तो हम जान रहे हैं। अच्छा, एक ये ऊपर वाला लाइन है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट एग्जिबिट। असल में ये पूरी लाइन है, एक दो वर्ड यहाँ पे छूट गया है, दैट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। कोशिका वो सबसे छोटी इकाई है जो दैट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, जिसके अंदर जीवन से संबंधित जो गुण हैं वो देखने को मिलते हैं जो एक जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। ओके, राइट। चलो हम आगे देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दे आर आइदर सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्ड मल्टीसेलुलर। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित जंतु हैं, वो सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम ये देखें कि उन कितने सेल से मिलकर बने, क्योंकि एक कोशिकीय जंतु भी हैं, ठीक है, जिन्हें हम जैसे बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, सेल को और ऑर्गेनिज्म को, तो हमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेल के नंबर के आधार पे हमें कितने तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे? दो तरह के। एक तो हो गया आपका, देखो, सिंगल सेल्ड, जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशिकीय जंतु। दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल है यानी मल्टी सेलुलर, ठीक है, राइट। ओके, अच्छा, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, एक टर्म है साइटोलॉजी, ठीक है, ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। तो वैसी शाखा जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, कोशिका की अध्ययन करते हैं, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सब याद रखते चलना है, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे तो जनरली ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये नीट के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हर साल 4 to 5 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं ऑन एन एवरेज। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर को कनेक्ट करेगा, ठीक है। यानी आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हो तो उससे पहले सेल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ना। इसीलिए मैंने इस चैप्टर से शुरू किया है, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, 4 to 5, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है। ओके, चलो, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, सेल बायोलॉजी। अच्छा, सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल विथ मॉलिकुलर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट इज नोन एज सेल बायोलॉजी। अब जब हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं मॉलिकुलर और मेटाबॉलिक एस्पेक्ट से, ठीक है, तो हम उसे सेल बायोलॉजी कह रहे हैं, राइट। अच्छा, ये जो टर्म है साइटोलॉजी, हमने देखा ये किन्होंने दिया था, इन साइंटिस्ट का नाम है हर्टविग, ठीक है। ये जो टर्म है साइटोलॉजी वो दिया था हर्टविग ने, ओके। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अच्छा, साइटोलॉजी का जनक हम किसे कहते हैं?
साइटोलॉजी के जनक हैं, जो फादर हैं वो है रॉबर्ट हुक, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहीं भी पूछ लेते हैं, कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ सेलुलर टोटीपोटेंसी। तो सेलुलर टोटीपोटेंसी का जो आइडिया था, जो इन्होंने जिसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने सेलुलर टोटीपोटेंसी के बारे में बताया, उनका नाम था हैवरलैंड, ठीक है। इसका हम जो प्रोनाउंस करेंगे वो करेंगे हैवरलैंड, ओके। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है, 1 सेकेंड, लेट मी फिक्स द ट्राइपॉड, ओके। चलो ठीक है, चलो अच्छा। एक अब हमने यहाँ पे कुछ टर्म एक देखा, टोटीपोटेंसी। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर टोटीपोटेंसी बता तो दिया है क्या। देखो, टोटी का मतलब होता है टोटल, टर्म से पकड़ो, और पोटेंशियल का मतलब है पावर, ठीक है, टोटल पावर। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। मतलब एक सेल की ऐसी क्षमता जो ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को राइज कर दे, टोटल ऑर्गेनिज्म को ही बना दे। एक सिंगल सेल, एक कोशिका, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता रखती है, उसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। और टोटीपोटेंसी कहाँ देखने को मिलता है? सबसे बढ़िया इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ हम सबसे अच्छे तरीके समझ सकते हैं, वो है हमारा प्लांट सेल, ठीक है। एक सिंगल सेल से हम कंप्लीट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, एक सिंगल प्लांट के पार्ट से, राइट। तो टोटीपोटेंसी कैन बी बेस्ट अंडरस्टैंड ईजिली इन प्लांट सेल। आसानी से हम कहाँ समझ सकते हैं? प्लांट सेल में, ठीक है। एनिमल सेल में हमें वैसे टोटीपोटेंसी देखने को नहीं मिलती, ठीक है, ओके, जिस तरह से प्लांट सेल में देखने को मिला करती है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखो, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है डिस्कवरी ऑफ सेल। यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक, ठीक है। यानी कि सेल की डिस्कवरी में रॉबर्ट हुक का क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इस बात सेल की हो, साइटोलॉजी की हो, और रॉबर्ट हुक की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कह रहे हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, चलो फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। इन 1665 यानी कि 1665 में हुक एग्जामिन ए पीस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप एंड फाइंड हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। यानी ये जो हमारे हुक साहब थे, इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉर्क का पीस को देखा। अपने माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने कॉर्क का पीस रखा और उसे एग्जामिन किया, उसे चेक किया, और उन्हें उसके बाद जो दिखाई दिया, ही गेव टर्म सेल टू दी स्ट्रक्चर। उन्हें उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए उस पीस ऑफ कॉर्क में, और उन्होंने उसे नाम दिया सेल, ठीक है। अब देखो, पीस ऑफ कॉर्क क्या है? ये बेसिकली पहले क्या होता था कि जो बोतल होते थे उनमें ढक्कन नहीं आता था, एक कॉर्क का स्टॉपर लगा रहता था, ठीक है। तो उसी को इन्होंने एग्जामिन किया था, ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्या है? सेल इज़ ए लैटिन वर्ड। तो सेल एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स लिटिल रूम। इसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे, ठीक है, लिटिल रूम। इमेजिन करो कि एकदम बिल्कुल छोटे कमरे कैसे होते होंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ही एक्चुअली डिस्कवर्ड ए डेड सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का ध्यान रखना कि उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ना कि लिविंग सेल की। और वो सेल क्या था? प्लांट का सेल वॉल था जिसे उन्होंने देखा था, ठीक है। कोशिका, जो उन्होंने जो सेल को देखा था, जिस कोशिका को, वो एक तो मृत कोशिका थी और प्लांट की सेल वॉल थी, ठीक है, सेल वॉल ऑफ प्लांट थी वो। इस चीज़ का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ही वॉज फर्स्ट टू यूज टर्म सेल। वही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल टर्म का यूज़ किया। हिज इन्वेस्टिगेशंस लेड द फाउंडेशन ऑफ साइटोलॉजी। उनकी इन्वेस्टिगेशन के चलते ही जो साइटोलॉजी की नींव है वो इतनी मजबूत हुई, या यूँ कह लो कि साइटोलॉजी की नींव रखी उन्होंने, ठीक है, जो आज हम इतना जानते हैं। तो पहली बार तो सेल को उन्होंने ही देखा, उसके बाद बात आगे बढ़ी, ठीक है, ओके। इन्हें हम कोशिका विज्ञान का जनक भी कह रहे हैं साथ ही साथ, राइट।
अच्छा, अब जो कुछ भी हुक साहब ने देखा, जो कुछ भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया सेल के बारे में, ठीक है, हुक पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि उनकी बुक थी एक माइक्रोग्राफिया, उन्होंने अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को उसमें पब्लिश किया। राइट, ओके। तो यहाँ तक आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होती चल रही होगी। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिन्हें जान लेना ज़रूरी है ना, ताकि आगे हमें पढ़ने में आसानी हो। अभी 1-2 लेक्चर्स अगर जहाँ तक बेसिक चीज़ें हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ओके। उसके बाद हम अपने मेन कंटेंट की ओर चलेंगे। राइट, अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े से ये हमारे लियोनहोइक की कंट्रीब्यूशन की ओर, ठीक है, जिनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लियोनहोइक, ठीक है। अब लियोनहोइक ने देखो क्या किया, 1676 यानी 1676 यानी कि इनके बाद, हुक साहब के बाद जो ये थे लियोनहोइक थे, फर्स्ट टाइम नोटिस्ड ए लिविंग सेल। उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा। हुक ने तो यहाँ डेड सेल को देखा था, ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं, वो मृत कोशिका थी जिसे हुक ने देखा था। लेकिन लियोनहोइक ने जो देखा वो लिविंग सेल थी, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो लियोनहोइक थे वो कोई ऑफिशियल साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है, ही वॉज अ सिंपल शॉपकीपर, ठीक है, लेकिन इनका इस फील्ड में इंटरेस्ट था तो ये कुछ ना कुछ करते रहते थे और उस सदी का इन्होंने सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप तैयार कर लिया था, ठीक है। तो ये बात है इनकी। बाद में हालांकि इन्हें लंदन रॉयल सोसाइटी से बुलावा भी आया था, ठीक है, कि आप हमारी रॉयल सोसाइटी को ज्वाइन कीजिए, बट ही वॉज नॉट एन ऑफिशियल साइंटिस्ट, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस सेल वॉज बैक्टीरिया डिस्कवर्ड फ्रॉम रेन वाटर ऑफ सॉइल, ही नेम्ड इट वाइल्ड एनिमल्क्यूल। जो जिस सेल को उन्होंने देखा था वो बैक्टीरिया था जिसे हम आज बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, पहले नहीं, ठीक है। और कहाँ से इन्होंने डिस्कवर किया, रेन वाटर ऑफ सॉइल से, क्योंकि यहाँ पे लियोनहोइक ने प्लांट सेल वॉल को देखा था, यहाँ इन्होंने बैक्टीरियल सेल को देखा था। तो जो मिट्टी में जो गंदा पानी रहता है, जैसे पानी पड़ रहा है, ठीक है, और मिट्टी की जगहों पे पानी अगर बरस रहा है, नीचे मिट्टी की फर्श है, तो वहाँ से अगर आप पानी लोगे उसमें कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है, माइक्रोब्स आ जाएंगे, है ना। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप पे देखा तो उन्हें माइक्रोब्स दिखाई दिए, तो उसका नाम इन्होंने वाइल्ड एनिमल्क्यूल्स दिया। ये इम्पॉर्टेंट है, वाइल्ड एनिमल्क्यूल्स, ओके। बाद में इन्होंने डिस्कवरी की किसकी, आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स, प्रोटोजोआ और स्पर्म, इसकी भी इसको भी किसने डिस्कवर किया, लियोनहोइक ने। ऐसा वो क्यों कर पाए, क्योंकि उनके पास उस समय का सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने खुद ही ईजाद कर लिया था, खुद ही तैयार कर लिया था, ओके। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक और कंट्रीब्यूशन ऑफ लियोनहोइक। इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा समझने जैसा कुछ नहीं था, फैक्चुअल बातें थी जो कि आपको याद रखना है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अपने क्लास में जो भी बेसिक चीज़ें होंगी उस पर डिस्कशन करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। सो टेक केयर गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।